पायल को होली खेलने का बहुत शौक था, लेकिन शादी के बाद होली के त्योहार पर उसके पति केशव घर नहीं आ सके, जिस कारण पायल को अपनी सास हेमलता को होली खेलने के लिए मनाना पड़ता है। शादी के बाद पायल की पहली होली थी। पायल को होली खेलना बहुत पसंद था। पायल के पति शहर में नौकरी करते थे। होली का त्योहार नजदीक आ रहा था। पायल ने उनको फोन किया। सुनिए जी, होली का त्योहार आने वाला है, आप घर कब आएंगे? हमारी पहली होली है। पायल, मैं होली पर 3 दिन की छुट्टी लेकर घर जरूर आऊंगा। हम लोग होली पर कहीं बाहर चलेंगे। हम लोग बाहर क्यों चलेंगे? होली का त्योहार तो अपने घर में मनाया जाता है ना। पायल, वो क्या है ना कि माँ को होली खेलना पसंद नहीं है। माँ को रंगों से चिढ़ है। वो ना तो होली खेलती हैं और ना ही होली पर घर में कोई पकवान बनाती हैं। लेकिन ऐसा क्यों केशव? होली ऐसा त्योहार है जिस दिन सभी लोग अपने अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले लगते हैं। फिर माँ जी को होली का त्योहार क्यों नहीं पसंद? दरअसल आज से 20 साल पहले होली के दिन ही माँ और चाची जी में होली खेलने को लेकर झगड़ा हो गया था। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसी दिन घर में बंटवारा हो गया था। उस दिन के बाद से माँ कभी होली नहीं खेलती। ओहो, ठीक है, फिर हम लोग होली पर वृंदावन चलेंगे। ठीक है पायल। पायल के ससुराल के ठीक बगल में एक ऊंची सी दीवार खड़ी थी, जिसके पीछे उसके चाचा ससुर और चाची सास का घर था। अब समझ आया कि मेरी शादी में चाचा ससुर और चाची सास क्यों नहीं आए थे। पायल जब भी घर की उस दीवार की तरफ जाने की कोशिश करती, उसकी सास हेमलता वहां आ जाती। बहू, उधर क्या करने जा रही है? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो झाड़ू लगाने जा रही थी। उधर झाड़ू लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और खबरदार कभी दीवार की उस तरफ देखने की कोशिश भी की तो। नहीं माँ जी, मैं उधर नहीं देखूंगी। वैसे माँ जी, दीवार की उस तरफ ऐसा है क्या? ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, तुझसे जितना कहा है उतना कर। ठीक है माँ जी। पायल घर के दूसरे काम करने लगती है। वो ये सोचकर बहुत खुश हो जाती है कि वो होली पर केशव के साथ वृंदावन जाएगी। होली के दिन वृंदावन में लहंगा चोली पहनूंगी। इनसे कह दूंगी कि शहर से मेरे लिए लाल रंग की लहंगा चोली और उसकी मैचिंग की चूड़ियां और झुमके लेते आए। बड़ा मजा आएगा ना। पायल वृंदावन जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन दूसरे दिन केशव का फोन आता है। आपने वृंदावन की टिकट करा ली? नहीं पायल। क्यों नहीं कराई? होली में अब केवल 1 हफ्ता बचा है। पायल, मैं होली पर घर नहीं आ सकूंगा। बॉस ने ना मुझे छुट्टी नहीं दी। लेकिन क्यों? होली पर तो सबको छुट्टी मिलती है। बॉस ने कहा कि मैंने अपनी शादी में 1 महीने की छुट्टी ले ली थी, इसलिए अब मुझे कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली। इसका मतलब अब मुझे होली माँ जी के साथ मनानी पड़ेगी। हाँ पायल। लेकिन माँ जी होली नहीं खेलती हैं। मेरा होली खेलने का सपना अधूरा रह जाएगा। पायल, अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें होली पर माँ के साथ ही रहना होगा। पायल फोन रख देती है, लेकिन वो ये सोचकर परेशान थी कि वो अपनी सास के साथ होली का त्योहार कैसे मनाएगी। जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आ रहा था, बाजार की रौनकें बढ़ती जा रही थी। बाजार में तरह तरह के गुलाल और पिचकारियां बिकने लगी थी। एक दिन पायल हेमलता के साथ बाजार जाती है, जहां होली के रंग और गुलाल देखकर उसका मन मचलने लगता है। वो उन दुकानों की तरफ बढ़ने लगती है। बहू, उधर कहाँ जा रही है? कुछ नहीं माँ जी, रंग और गुलाल देख रही हूँ, बड़े प्यारे लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें खरीदने की कोशिश मत करना। पायल हेमलता के साथ घर के दूसरे सामान की खरीदारी करके वापस आ जाती है, लेकिन उसका ध्यान अभी तक बाजार में बिक रहे रंग और गुलाल पर था। दूसरे दिन जब हेमलता दोपहर का खाना खाकर अपने कमरे में जाकर आराम कर रही थी, तब पायल चुपके से बाजार चली जाती है और थोड़े से रंग और गुलाल खरीद कर घर ले आती है। इन्हें छिपा कर रख देती हूँ, लेकिन ये रंग और गुलाल मैं किसे लगाऊंगी? केशव तो घर आएंगे नहीं, और माँ जी होली नहीं खेलती। क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि माँ जी होली खेलने लग जाएं और चाची जी के साथ उनके संबंध भी अच्छे हो जाएं। पायल मन ही मन सोचने लगती है कि वो अब क्या करेगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी घर के बाहर सब्जी वाले की आवाज सुनाई देती है। सब्जी ले ले, ताजी ताजी हरी सब्जी ले ले, धनिया पालक लौकी भिंडी। पायल सब्जी खरीदने के लिए घर से बाहर आती है तो देखती है कि उसकी चाची सास सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही थी। भैया 1 किलो पालक दे देना। अभी लो बहन जी। पायल की चाची सास सब्जी लेकर वापस जाने लगती है, तभी उनका पैर सड़क पर पड़े एक पत्थर से टकरा जाता है और वो सड़क पर गिरने ही वाली थी कि पायल उन्हें अपनी बाहों में थाम लेती है। चाची जी, आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं बहू, तूने सही समय पर नहीं थामा होता तो मैं गिर ही जाती।
पायल देखती है कि उसकी चाची सास की सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गई थी। पायल उन सब्जियों को चुनकर उन्हें झोले में रख देती है। ये लीजिए चाची जी। धन्यवाद बहू, तू कितनी अच्छी है। काश तेरी सास भी ऐसी होती तो आज हमारे बीच ये दीवार न खड़ी होती। चाची जी, माँ जी तो आपको बहुत याद करती हैं। अच्छा, क्या कहती है तेरी सास? वो आपकी बहुत तारीफ करती हैं। कह रही थी कि आप बहुत स्वादिष्ट मालपुए और गुजिया बनाती हैं। उन्हें हर होली पर आपके हाथों के बने पकवान की याद आती है। अच्छा, हेमलता ऐसा कह रही थी? हाँ चाची जी, सच्ची। तभी घर के अंदर से हेमलता की आवाज आती है। पायल बहू, तू किससे बातें कर रही है? जल्दी अंदर आ। अभी आ रही हूं माँ जी। पायल अंदर जाती है तो देखती है कि हेमलता गुस्से में लाल पीली हो रही थी। किससे बातें कर रही थी? चाची जी मिल गई थी। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं पालक खरीद रही थी तो वे कहने लगी कि हेमलता पालक के पकौड़े बहुत स्वादिष्ट बनाती है। मुझे उसके हाथ के बने पालक के पकौड़ों का स्वाद अभी तक याद है। अच्छा, ऐसा कह रही थी? हाँ माँ जी, सच्ची, आपकी कसम। ठीक है, लेकिन उस कलमुही से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जा जाकर पालक रसोई में रख दे। आज शाम में पालक के पकौड़े बनाऊंगी। ठीक है माँ जी। पायल पालक को रसोई में रख देती है। शाम को हेमलता पालक के पकौड़े बनाने लगती है और मन में सोचती है, क्या सच में सुमन को मेरे हाथ के बने पालक के पकौड़े अभी तक याद हैं? हेमलता पालक के पकौड़े बना लेती है। दोनों सास बहू पकौड़े खाने लगते हैं। पायल अपने हिस्से के थोड़े से पकौड़े छिपा कर रख लेती है और जब हेमलता अपने कमरे में चली जाती है तब पायल पकौड़े लेकर चाची सास के घर जाती है। चाची जी, ये पालक के पकौड़े माँ जी ने आपके लिए भेजे हैं। मेरे लिए? कमाल है। आज से पहले तो हेमलता ने मेरे लिए कभी कुछ नहीं भेजा। ठीक है बहू, तू इन्हें रख दे, मैं खा लूंगी। ठीक है चाची जी, मैं चलती हूँ। इस तरह पायल चाची सास को पकौड़े देकर घर आ जाती है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। पायल हेमलता की नजर बचाकर चाची सास को घर में बना कुछ न कुछ देकर आती और हेमलता से चाची सास के बारे में झूठी तारीफें किया करती। होली को बस 2 दिन बाकी हैं। होली आने से पहले मुझे माँ जी को होली खेलने के लिए मनाना होगा कि वो अपना गुस्सा भूलकर होली का त्योहार मनाए और मैं सबके साथ होली खेल सकूं। एक दिन हेमलता रसोई में स्टूल पर चढ़कर कुछ सामान उतार रही थी। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो स्टूल से नीचे गिर जाती है। हेमलता के पैर में चोट लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? पायल दौड़कर हेमलता के पास आती है। क्या हुआ माँ जी? बहू, मेरे पैरों में चोट लग गई है। माँ जी चलिए, मैं आपके पैरों में दवाई लगा देती हूँ। पायल हेमलता को उसके कमरे में ले जाती है और चोट पर लगाने के लिए दवाई ढूंढने लगती है, लेकिन उसे घर में कहीं दवाई नहीं मिलती है। वो फौरन बाहर जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आती है और हेमलता के पैरों में दवा मालिश करती है। बहू, तू इतनी जल्दी दवाई कहाँ से ले आई? क्या बताऊं माँ जी, हमारे घर के पास वाला मेडिकल स्टोर बंद था तो चाची जी ने मुझे ये दवाई दी। तुझे सुमन ने ये दवाई दी है? हाँ माँ जी, उन्होंने आपकी चिल्लाने की आवाज सुन ली थी। कहने लगी कि हेमलता को जरा भी दर्द बर्दाश्त नहीं होता। बहू, तू ये दवाई लेती जा और जल्दी से हेमलता की चोट पर लगा दे। पायल की बात सुनकर हेमलता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। ये देखकर पायल को भी संतोष होता है। लगता है माँ जी के दिल में चाची जी के लिए जो गुस्सा था वो अब खत्म हो रहा है। 2 दिन खत्म हो गए थे और होली का त्योहार आ गया था। सुबह सुबह पायल नींद में थी। तभी पकवान बनने की खुशबू से उसकी नींद खुल जाती है। लगता है चाची जी के घर में होली के पकवान बन रहे हैं। पायल उठकर बाहर आती है तो देखती है कि पकवान बनने की खुशबू चाची जी के घर से नहीं बल्कि उसके घर की रसोई से आ रही थी। वो रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी सास मालपुए और पूरी कचौरी बना रही थी। पायल हेमलता के पास जाती है। बहू, रंगों की थाल सजा ले और ये पकवान भी एक थाली में सजा ले। लेकिन माँ जी, ये सब किसके लिए? आप तो होली का त्योहार नहीं मनाती। नहीं मनाती थी, लेकिन अब मनाऊंगी भी और खेलूंगी भी। चल, सुमन हमारा इंतजार कर रही होगी। ये सुनकर पायल बहुत खुश हो जाती है। वो एक थाली रंगों की सजाती है और दूसरी थाली पकवानों की, जिसे लेकर दोनों सास बहू चाची सास के घर पहुंच जाती हैं, जहां पायल हेमलता के साथ जमकर होली खेलती है और हेमलता अपनी देवरानी के साथ। केशव को जब इस बात की खबर मिलती है तो वो भी बहुत खुश होता है। ये कई साल पहले की बात है। बहुत दूर एक विशाल नदी के किनारे आनंदीपुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। इस राज्य का नाम यहाँ की राजकुमारी आनंदी के नाम पर था, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। जो कोई उसे एक बार देख ले फिर कभी उसका खूबसूरत चेहरा भूल नहीं सकता था।
हालांकि राजकुमारी आनंदी जितनी देखने में अच्छी थी, स्वभाव की उतनी ही घमंडी और गुस्सैल थी। वो कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। कपड़े पहनने से लेकर खाने पीने तक राजकुमारी आनंदी के बड़े ही नखरे थे। ये क्या है? देखने में ही कितना बुरा लग रहा है। खाना तो दूर की बात, इसे तो देखने तक का मन नहीं कर रहा। राजकुमारी जी, ये कद्दू की सब्जी है, महारानी जी को बहुत पसंद है। उन्हीं के कहने पर खास तौर से बनवाई गई है, तो मैंने सोचा कि आपको भी अच्छी लगेगी। ऐसे कैसे अच्छी लगेगी? कद्दू ये भी खाने लायक चीज है भला? छी, चलो हटाओ इसे मेरे सामने से, और दोबारा कभी मेरे सामने मत लाना। मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। पर राजकुमारी जी, एक बार चख कर तो देखिए। ओफो, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? फौरन लेकर जाओ इसे मेरे सामने से, वरना इस बेकार कद्दू के साथ साथ तुम्हें भी इस महल से बाहर फिकवा दूंगी मैं। तो ऐसी थी राजकुमारी आनंदी, एकदम नक चढ़ी, और बीतते वक्त के साथ उसका ये स्वभाव और भी कठोर होता गया। फिर एक दिन, कितना अच्छा मौसम है आज, है ना राजकुमारी जी? अब हाँ, मौसम तो अच्छा है, लेकिन अब मैं घूमते घूमते थक गई हूं। चलो अब जल्दी से आसपास ही मेरे विश्राम के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढो। राजकुमारी के आदेश पर उस दासी ने पास ही एक खेत के पास की जगह पर साफ सफाई करवा दी और वहां राजकुमारी के आराम करने का इंतजाम भी कर दिया। लेकिन जब राजकुमारी ने उस जगह को देखा तो वो गुस्से से बोली, ये कैसी जगह है? ये इतने बड़े बड़े से फल, ये कौन से फल है? राजकुमारी जी, ये कद्दुओं का खेत है। देखिए ना कितने बढ़िया कद्दू है, कितने बड़े और कितने सुंदर। हो, क्या बकवास है! कोई भी ऐसी चीज जिसका नाम ही कद्दू है, वो भला सुंदर कैसे हो सकती है? मुझे तो इन कद्दुओं को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब एक काम करो, इन सारे कद्दुओं को यहां से हटाओ, अभी के अभी। मुझे यहां नहीं बल्कि उस खेत के बीचों बीच बिल्कुल खुली जगह में आराम करना है। चलो जल्दी करो। पर राजकुमारी जी, ये कद्दू अभी पूरी तरह से पके नहीं है, कुछ दिन और लगेंगे इन्हें पकने में, और अगर अभी इन्हें तोड़ दिया तो इस खेत के किसान का बड़ा नुकसान हो जाएगा। उफ, तुम कितनी बहस करने लगी हो आजकल। किसान को नुकसान हो या फायदा, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम मेरी दासी हो, उस किसान की नहीं, समझी? चलो अब जल्दी से मेरे आदेश का पालन करो, वरना। ठीक है राजकुमारी जी, जो आ गया। दासी ने वैसा ही किया जैसा उससे राजकुमारी ने कहा था। राजकुमारी के सैनिकों ने पूरा खेत कुछ ही मिनटों के अंदर साफ कर दिया और खेत के सारे अधपके कद्दू ले जाकर एक जगह फेंक दिए। राजकुमारी के लिए खेत के बीचों बीच मखमली बिस्तर बिछा दिया गया, जिस पर वो आराम कर ही रही थी कि तभी। हैं? मेरे कद्दू कहाँ गए? वो कहाँ है मेरे कद्दू? और तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे खेत में घुसने की? जरा तमीज से बात करो, जानते नहीं किससे बात कर रहे हो? ये इस राज्य की राजकुमारी आनंदी है, और अभी वो विश्राम कर रही है, तो थोड़ा धीरे बात करो, समझे? पहले तुम ये बताओ कि मेरी फसल तुम लोगों ने क्यों जाड़ी? और मेरे कद्दू, वो कहाँ गए? उफ, कौन है ये बदतमीज जो मेरे सामने चिल्लाए जा रहा है? तुम जो कोई भी हो, तुम्हारे सारे कद्दू मेरे आदेश पर ही यहां से हटाए गए हैं। कल राजमहल आकर अपने सारे कद्दुओं की कीमत ले जाना, और अपने इस खेत की भी, क्योंकि मुझे तुम्हारा ये खेत पसंद आ गया है। अब से मैं जब भी शिकार पर आऊंगी तो यहीं पर विश्राम करूंगी, समझे? चलो अब जाओ यहां से। घमंडी लड़की, तू जानती नहीं कि तूने क्या किया है। वो सारे कद्दू मैंने कितने सालों की मेहनत से उगाए थे। वो कोई साधारण कद्दू नहीं थे, वो जादुई कद्दू थे, जादुई कद्दू, जिन्हें मैंने एक खास मकसद के लिए उगाया था। लेकिन वो अभी तैयार नहीं थे। तूने उन्हें सही समय से पहले तोड़कर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब वो किसी काम के नहीं। ओहो, इतना क्यों भड़क रहे हो? जब एक बार उगा लिया तो दूसरी बार भी उगा सकते हो। जादुई हो या साधारण, थे तो वो कद्दू ही ना। मैंने कहा तो कल राजमहल आ जाना, जितना मांगोगे उतना धन मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन उससे पहले ना मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है और ना ही तुम्हारे उन वाहियात कद्दुओं की, समझे? जो आदमी राजकुमारी से अपने कद्दुओं का हिसाब मांग रहा था, असल में वो एक जादूगर था, जो बड़ी मेहनत से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक खास बीज तैयार किए हुए था।
और उसी बीज से वो सारे के सारे कद्दू उगे थे, लेकिन अब सब बेकार हो चुका था। ऊपर से राजकुमारी उससे सीधे मुंह बात भी नहीं कर रही थी। इस सब से नाराज होकर उस जादूगर ने फौरन अपनी छड़ी उठाई और आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ा, और फिर अगले ही पल राजकुमारी की जगह पर वहां एक मोटा, बड़ा और लाल कद्दू रखा हुआ था। अरे, ये क्या कर दिया तुमने? राजकुमारी राजकुमारी कहाँ है? क्या किया तुमने उनके साथ? और ये कद्दू, ये यहाँ कैसे आया? उस दासी की बात का जादूगर ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से पलट कर चला गया। इसके बाद ना तो किसी ने कभी उस जादूगर को देखा और ना ही राजकुमारी आनंदी को। फिर कई सालों के बाद, ए गोलू, खेलेगा? हाँ, खेलूंगा ना। तो जा, उस तरफ से पहले गेंद ढूंढ कर ला, फिर खिलाएंगे तुझे। दूसरे बच्चों के साथ खेलने की ललक में गोलू गेंद ढूंढने जंगल की तरफ चल दिया। वो काफी देर तक गेंद ढूंढता रहा, लेकिन उसे वो कहीं दिखाई नहीं दी। फिर अचानक कुछ देखकर गोलू रुक गया। अरे, इतना बड़ा कद्दू, और कितना लाल है ये। लेकिन ये यहाँ आया कहाँ से? अब कहीं से भी आया हो, मुझे क्या। इसके बाद गोलू ने आगे बढ़कर उस कद्दू को उठा लिया और खुशी से उछलता हुआ जंगल से बाहर आ गया। और फिर, ओए, गेंद का है? ओ भैया, वो तो मुझे नहीं मिली। मिलती कहाँ से? तू तो ये कद्दू ढूंढने गया था, क्यों? नहीं भैया, मैं ढूंढने तो गेंद ही गया था, पर ये मुझे वहां पड़ा मिल गया। और मैंने गेंद ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, पर वो मुझे सच में नहीं मिली। देख भाई, हम यहां तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं कि तू कब गेंद लेकर आएगा और हम सब उससे खेलेंगे। तो हम ऐसे बिना खेले तो यहां से जाएंगे नहीं। अब एक काम कर, ला ये कद्दू इधर फेंक, अब इसी को गेंद बनाकर खेलते हैं। नहीं नहीं भैया, मैं ये कद्दू नहीं दूंगा, ये तुम्हारा नहीं है, इसे मैंने ढूंढा है। मैं इसे घर लेकर जाऊंगा और बढ़िया सब्जी बनाऊंगा, और फिर मैं मजे से उसके साथ रोटी खाऊंगा। अरे देखो तो जरा, इस कद्दू को लेके कितना खुश है ये। अरे पागल, कद्दू भी कोई खाने लायक चीज होती है क्या? ला इधर फेंक जल्दी, वरना। नहीं, मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा मैं। इतना कहकर गोलू ने वहां से दौड़ लगा दी। वो लड़के भी उसके पीछे भागे, लेकिन गोलू जब तक अपने घर नहीं पहुंच गया उसने सांस तक नहीं ली। घर के नाम पर वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी ही थी, जिसमें गोलू अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। गोलू बहुत गरीब था और कई दिनों के बाद अब गोलू के घर में कुछ पकाने के लिए था। गोलू ने पलटकर देखा तो पीछे कोई नहीं था। लगता है चले गए वो सब। अब कोई नहीं छीनेगा इस कद्दू को मुझसे। गोलू उस कद्दू को लेकर अपनी झोपड़ी के अंदर आ गया, लेकिन फिर उसने जैसे ही कद्दू को काटने के लिए उस पर चाकू गड़ाया तो अचानक ही किसी के चीखने की आवाज आई। आ रुक जाओ, आराम से, आराम से। है? ये कौन बोला? गोलू ने हर तरफ ध्यान से देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। तो उसने फिर से चाकू उठाकर कद्दू को काटने की कोशिश की, तो एक बार फिर वैसी ही आवाज उसे सुनाई दी। अरे अरे, क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना आराम से काटो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? गोलू ने ध्यान दिया तो उसे महसूस हुआ कि असल में वो आवाज तो कद्दू के अंदर से ही आ रही थी। इसके बाद गोलू ने बड़े ध्यान से उस कद्दू को काटा, और फिर जो हुआ उसे देखकर गोलू को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तुम कौन हो? और इस कद्दू के अंदर क्या कर रही थी तुम? इंतजार कर रही थी कि कब तुम्हारी नजर इस कद्दू पर पड़े और तुम मुझे बाहर निकालो। है? मतलब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि यहाँ से राजमहल कितना दूर है? अब वो तो काफी दूर है, लेकिन तुम्हें वहां क्यों जाना है? क्योंकि मैं इस राज्य की राजकुमारी आनंदी हूँ और राजमहल ही मेरा घर है। क्या सच में? ओह, माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैंने आपको पहचाना नहीं। पर आप इस कद्दू के अंदर कैसे? हाँ, सब बताऊंगी, पर पहले तुम मुझे इस कद्दू की सब्जी बनाकर खिलाओ, बहुत भूख लगी है। राजकुमारी कई सालों तक उस कद्दू के अंदर बंद रही थी, और इन सालों में वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे एहसास हो चुका था कि दुनिया में हर चीज की अहमियत होती है, और दूसरी तरफ गोलू था जो ये बात हमेशा से समझता था। इसीलिए उसी के हाथों राजकुमारी को आजाद होना था। इसके बाद राजकुमारी ने पहली बार कद्दू की सब्जी चखी और वाकई उसे बड़ा स्वाद आया।
फिर गोलू राजकुमारी को राजमहल लेकर गया और बदले में राजकुमारी ने भी गोलू की मुश्किल को हल कर दिया। गोलू और उसकी माँ का घर अब वो टूटी फूटी झोपड़ी नहीं बल्कि राजमहल ही था, जहां उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी।